टास्क नंबर 2, बिजनेस ऑफ फाइनेंस। तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर बेसिकली हम लोग कैपिटल से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय कैपिटल, व्हाट इज ओवर कैपिटलाइजेशन, व्हाट इज अंडर कैपिटलाइजेशन, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, उससे रिलेटेड थ्योरीज क्या है, इन सारे ही कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आज के इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम लोग डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इफ़ यू टॉक अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग, व्हाट एग्जैक्टली इज फाइनेंशियल प्लानिंग। नाम के अंदर क्या लिखा हुआ है? फाइनेंस प्लानिंग। इट मीन्स इफ वी प्लान आवर फाइनेंसेस। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर क्या इंक्लूड होगा? डिसीजंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट या वेरी मेजर रोल इन दी फील्ड ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की हमने अंदर बात क्या करी थी? कल के सेशन के अंदर हम लोग ने कवर अप किया था कि यहाँ पे हम लोग फाइनेंस का मैनेजमेंट करते हैं। अब ये फाइनेंस का मैनेजमेंट करने के लिए आपको फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ यू नीड टू प्लान आउट आपको कितना कैपिटल चाहिए, हाउ मच कैपिटल इज नीडेड, कितना कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, किस हम कह सकते हैं किस रेशियो में इस कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, आपको कितना डेट चाहिए, कितना इक्विटी चाहिए, एंड एवरीथिंग यू नीड टू फोरकास्ट एवरीथिंग। तो फाइनेंशियल जो प्लानिंग है इट इंक्लूड्स इंपॉर्टेंट पार्ट्स। कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स है हमारे पास में? फर्स्ट इज एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी रेज्ड ओवर ईयर। आपको एस्टिमेट करना है हाउ मच कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर योर पर्टिकुलर फर्म। आपकी फर्म को 10 लाख का कैपिटल रिक्वायर्ड है, 20 लाख का कैपिटल रिक्वायर्ड है, वट एवर इज रिक्वायर्ड। सो यू नीड टू नो हाउ मच अमाउंट ऑफ कैपिटल इज टू बी रेज्ड। उसके बाद में नो डिटरमाइनिंग द फॉर्म एंड प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज। नाउ आपको ये जो 10 लाख चाहिए, ये जो 20 लाख चाहिए, अब ये कहाँ से चाहिए, यानी कौन कौन सी सोर्सेज से ये आपको चाहिए, फ्रॉम विच सोर्सेज यू नीड दिस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कैपिटल। नो फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज टू मैनेज दी जो है फाइनेंशियल प्लान। अब आपने ये डिसाइड कर लिया कि यू नीड 20 लाख ऑफ कैपिटल, किस सोर्स से कैपिटल चाहिए, अब आपको उसके लिए प्लान आउट करना पड़ेगा। तो फाइनेंशियल ये हो गया हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग। कैपिटल की अगर हम बात करें तो व्हाट एग्जैक्टली इज कैपिटल? द टर्म कैपिटल रेफर्स टू द टोटल इन्वेस्टमेंट जो एक पर्टिकुलर कंपनी के अंदर होती है। अब ये इन्वेस्टमेंट किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है, इन द फॉर्म ऑफ असेट्स, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इन द फॉर्म ऑफ मनी, जो भी हम लोग कैपिटल लगाते हैं। तो इट इज ऑल्सो नोन एज टोटल वेल्थ ऑफ द कंपनी। कैपिटल को हम लोग क्या बोल सकते हैं? वेल्थ एक पर्टिकुलर एंटरप्राइज की, एक पर्टिकुलर कंपनी की। Now, when a company is going to invest large amount of finance into business, it is called capital। जब large amount of finance हम किसी भी एक पर्टिकुलर जो है फर्म के अंदर, किसी भी एक पर्टिकुलर कंपनी के अंदर लगाने की कोशिश करें तो उस लार्ज अमाउंट को हम लोग क्या रेफर करते हैं कॉमन लैंग्वेज के अंदर कि दिस इज माई कैपिटल। तो कैपिटल एक इनिशियल पार्ट है, एक मेन पार्ट है। इंटीग्रल मीन्स मेन पार्ट है एक पर्टिकुलर बिजनेस कंसर्न का। चाहे आप कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे एग्जिस्टिंग एक फर्म है, कैपिटल अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। कैपिटल की अगर हम बात करें तो माय कैपिटल इज ऑफ 2 टाइप्स। मेनली अगर हम मेजर 2 कैटेगरीज की बात करें तो कैपिटल मेरा 2 कैटेगरी का होता है। कौन कौन सी? वन इज फिक्स्ड कैपिटल एंड द अदर वन इज वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड नाम से पता चल गया है कि दिस इज फिक्स्ड इन नेचर, यानी एक ही लेवल के ऊपर ये कैपिटल रहेगा। वर्किंग कैपिटल जो है वो आपका चेंज होता रहता है, हम कह सकते हैं फ्लक्चुएट होता रहता है डे टू डे बेसिस से। नो फिक्स्ड कैपिटल की अगर हम बात करें, नाम से ही पता चल रहा है कि दिस इज फिक्स्ड इन नेचर। नो फिक्स्ड कैपिटल इज द कैपिटल विच इज रिक्वायर्ड फॉर मीटिंग द परमानेंट या लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स। अब इफ आई टॉक फ्रॉम एन एंटरप्राइजेस पॉइंट ऑफ व्यू, एक कंसर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट कब होती है उसको? फंड्स की अगर हम बात करें, ऐसा कुछ चीज़ चाहिए तो हम कह सकते हैं क्या कि हमको फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट चाहिए। क्योंकि लैंड अगर आप परचेज कर रहे हैं 10 लाख का, 20 लाख का, 40 लाख का, ना इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन वो 10 लाख 20 लाख जो रुपए हैं वो आपके एक पर्टिकुलर इस असेट के अंदर लग जाएंगे, इस चीज से आपको हम कह सकते हैं रिटर्न बहुत फ्यूचर के अंदर मिलने वाला है। तो फिक्स कैपिटल लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट नीड्स के लिए हमको चाहिए होता है, या हम कह सकते हैं लॉन्ग पीरियड के लिए हमको चाहिए होता है ना। इट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन वेरियस फिक्स्ड या परमानेंट असेट जो एक पर्टिकुलर बिजनेस एंटरप्राइज के लिए इज वेरी इंपॉर्टेंट। मशीनरी आपको चाहिए, बिल्डिंग आपको चाहिए, लैंड आपको चाहिए, प्लांट मशीनरी, ये सारा कुछ। सो दिस इज आपका फिक्स कैपिटल। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है फिक्स कैपिटल की अगर हम बात करें तो फिक्स कैपिटल इज यूज टू
रिक्वायर फिक्स्ड असेट्स, एक पर्टिकुलर कंसर्न के फिक्स्ड कैपिटल कैपिटल एक्सपेंडिचर की नीड्स को मीट करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से एक्सपेंडिचर, जो हम कहते हैं ह्यूज अमाउंट में जब हम एक्सपेंडिचर कर रहे होते हैं। फिक्स कैपिटल नॉर्मली लंबे पीरियड के लिए होते हैं, नॉन रिकरिंग इन नेचर है। नॉन रिकरिंग का मतलब अगर लैंड खरीद रही है एक पर्टिकुलर एंटरप्राइज तो ऑब्वियस सी बात है रोज रोज लैंड नहीं खरीदने वाली, रोज रोज मशीनरी नहीं खरीदने वाली। सो दिस इज नॉन रिकरिंग इन नेचर। फिक्स कैपिटल कैन बी रेज्ड ओनली विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्सेज। यहाँ पे हम लोग फिक्स कैपिटल जो लेके आते हैं मेनली लॉन्ग टर्म सोर्सेज से लेके आते हैं। नाउ इफ आई टॉक अबाउट दी वर्किंग कैपिटल, हमने कहा कि मेरी कैपिटल दो तरीके की है, एक फिक्स कैपिटल एंड द अदर वन इज वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल जो आपको डे टू डे बेसिस के लिए रिक्वायर्ड रहता है। जैसे आप अपने घर पे देखिए तो यू नीड टू टाइप्स ऑफ कैपिटल, एक तो डे टू डे पर्पज के लिए चाहिए मिल्क, शुगर एंड एवरीथिंग, जो भी आपकी एक्सपेंडिचर होता है डे टू डे बेसिस पे, और एक आपको कैपिटल क्या चाहिए होती है फिक्स्ड इन नेचर, लैंड खरीदना है, बिल्डिंग खरीदना है, बिल्डिंग नहीं मतलब हाउस खरीदना है, ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट। सो वर्किंग कैपिटल क्या हो गई, जो डे टू डे वाली अपनी कैपिटल होती है। तो वर्किंग कैपिटल इज द कैपिटल विच इज नीडेड टू मीट द डे टू डे एक्सपेंडिचर, डे टू डे ट्रांजैक्शंस ऑफ अ पर्टिकुलर बिजनेस कंसर्न। नो इट मे क्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड नेटवर्क वर्किंग कैपिटल। ना वर्किंग कैपिटल भी काफ़ी सारी टाइप की होती हैं, इसको हम लोग फर्दर एक लेक्चर के अंदर कवर अप करेंगे। अभी के लिए आप लोग केवल इतना सुन लीजिए कि वर्किंग कैपिटल क्या है, जो भी हमको डे टू डे बेसिस के लिए चाहिए। जैसे किसी को पैसा देने हैं, डेटर्स को पैसे देने हैं, सॉरी डेटर से पैसे जो आते हैं, क्रेडिटर्स को पैसे देने हैं, रॉ मटेरियल खरीदना है एंड सो एंड। सो दिस इज आपका वर्किंग कैपिटल। सो इफ आई टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर कंसर्न कि उसको कितना कैपिटल चाहिए, तो एक ये हो गया फिक्स कैपिटल जो कि हम देख रहे हैं एक ही पर्टिकुलर लेवल के अंदर है, और ये वर्किंग कैपिटल जो कि आपका फ्लक्चुएट होता रहता है क्योंकि डे टू डे नीड्स आपके फ्लक्चुएट होती रहती हैं, एंड दिस इज फिक्स्ड इन नेचर। तो दो तरीके की मेरी कैपिटल हो गई। नाउ इफ आई टॉक अबाउट कैपिटलाइजेशन, कैपिटल समझ में आ गया कि कैपिटल क्या है। मूव ऑन करेंगे कैपिटलाइजेशन के ऊपर। कैपिटलाइजेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजंस which is related to amount of capital. Now how much capital is required by a business concern, किसके ऊपर डिपेंड करेगा ये पर्टिकुलर चीज़ आपकी, ये डिपेंड करती है आपके पास प्रोजेक्ट्स कितने हैं, आपकी कैपेसिटी कितनी है कैपिटल लेने की। एक पर्टिकुलर बिजनेस कंसर्न है, उसके पास में अगर कोई प्रोजेक्ट्स ही नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, उसके पास में कोई जो है प्रोजेक्ट्स नहीं है, कहीं पे इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, और उसके पास में अगर पैसा है तो दिस इज वेस्टेज, पैसे का वेस्ट हो रहा है क्योंकि आप इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे हैं कहीं पे। नो अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन लीड्स टू सॉल्व मेनी प्रॉब्लम्स इन द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। Now, because there is confusion among capital, capitalization and capital structure, there is a lot of confusion कि capital और कैपिटलाइजेशन को कुछ लोग जो है इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर को इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, जबकि ये तीनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। हमने अभी क्या डिस्कस किया, जितना भी असेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट, मनी के फॉर्मेट में इन्वेस्टमेंट जब भी हम किसी एक एंटरप्राइज के अंदर करते हैं, चाहे स्टार्टिंग में चाहे बीच में, वो पूरा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, मेरा कैपिटल है। अब कैपिटलाइजेशन क्या है, कैपिटलाइजेशन कितना कैपिटल आपको रिक्वायर्ड है, दैट डिसीजन इज आपका कैपिटलाइजेशन डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट्स एंड आपके पास में अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल। तो कैपिटलाइजेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग क्वांटम ऑफ फंड्स, आपको कितना रिक्वायरमेंट है अपने बिजनेस को रन करने के लिए। सो दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज कैपिटलाइजेशन। तो कैपिटलाइजेशन इज ओनली द पार वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर एंड डज नॉट इंक्लूड रिजर्व्स एंड कैपिटल। आपका यहाँ पे रिजर्व्स एंड कैपिटल इंक्लूड नहीं होता है, एट पार वैल्यू जो भी है आपकी दैट इज इंक्लूडेड इन कैपिटलाइजेशन। कि 20 लाख का अगर है मेरा कैपिटलाइजेशन की ये हमको इतना रिक्वायरमेंट है अपनी, हम कह सकते हैं फंडिंग, ये मेरा क्वांटम ऑफ फंड्स हैं जो कि रिक्वायरमेंट है आपका। सो यहाँ पे रिजर्व्स एंड सरप्लस नहीं इंक्लूड होता है इस 20 लाख के फर्म के अंदर। नाउ इफ आई टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ कैपिटलाइजेशन, तो मेरे ख्याल से दो टाइप्स ऑफ कैपिटलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा सुन के रखे होंगे। एक तो है ओवर कैपिटलाइजेशन, यानी कितना क्वांटम ऑफ फंड्स आपको रिक्वायर्ड था, उससे ज़्यादा जब आपके पास में कैपिटल था, और एक हो गया अंडर कैपिटलाइजेशन, जब आपको जितना फंडिंग रिक्वायर्ड था उससे कम आपके पास में फंडिंग था, और तीसरा हमारे पास में होता है वाटर कैपिटलाइजेशन। तो तीनों को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले विल टॉक अबाउट व्हाट डू यू मीन बाय ओवर कैपिटलाइजेशन। तो ओवर कैपिटलाइजेशन
कैपिटलाइजेशन की अगर हम बात करें तो ओवर कैपिटलाइजेशन रेफर्स टू कंपनी विच पॉजेस एन एक्सेस कैपिटल है आपके पास में इन रिलेशन टू इट्स एक्टिविटी लेवल एंड रिक्वायरमेंट्स, यानी आपके पास में प्रोजेक्ट्स ओवर ईयर मीन जितने भी आपके प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स थे, प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स आपके पास में है, मान लीजिए ओनली 40 लाख की लेवल ऑफ एक्टिविटी आप कर सकते हैं खाली 30 लाख, क्योंकि आपके पास में से ज़्यादा स्टाफ नहीं है एक्टिविटी करने के लिए। नो, इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन दिस इज एक्चुअल रिक्वायरमेंट आपके कैपिटल की, क्योंकि भले ही आपके पास में अपॉर्चुनिटी है, अगर आपके पास में स्टाफ नहीं है, आपके पास में मैनेजमेंट नहीं है, आपकी लेवल उतना नहीं है, आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, क्योंकि आप मैनेज नहीं कर पाएंगे उस पर्टिकुलर चीज़ को। So this is what your requirement is. This is the quantum of requirement. अब अगर आप मार्केट से पैसा ले लें 50 लाख रुपीज, now in this situation this is what do you call as over capitalization. Now over capitalization refers to जब आप ज़्यादा पैसा ले लेना. In simple words, over capitalization means more capital than actually required and the funds are not properly used. अगर आप यहाँ पे 50 ले लेना, आपके पास में केवल 30 की कैपेसिटी है, आप वो 20,000 कहीं ना कहीं 20 लाख इधर उधर कहीं इन्वेस्टमेंट करके वेस्ट कर रहे होंगे. सो कॉजेज क्या क्या है ओवर कैपिटलाइजेशन होने के, क्या क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से ओवर कैपिटलाइजेशन इज पॉसिबल या ओवर कैपिटलाइजेशन आपका हो जाता है. तो ओवर कैपिटलाइजेशन अराइज करता है, बहुत सारे हम कह सकते हैं कॉजेज हैं ओवर कैपिटलाइजेशन के. ओवर कैपिटलाइजेशन ओवर इशू ऑफ कैपिटल, जैसे हम कह सकते हैं शेयर्स इशू हुए, डिबेंचर्स इशू हुए, आपने ज़्यादा इशू कर दिए, रिक्वायरमेंट जितनी थी उससे ज़्यादा आपने इशू कर दिए. इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन आपके पास में ज़्यादा कैपिटल आ गया. अभी बोरोइंग लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल एट अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब आपने लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल ले लिया हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर. अगेन ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन, क्योंकि यू डू नॉट नीड दैट मच अमाउंट ऑफ कैपिटल बट यू आर बोरोइंग दैट अमाउंट ऑफ कैपिटल, प्रोवाइडिंग इनएडिक्वेट डेप्रिसिएशन टू द फिक्स्ड असेट्स. अब आपका जो फिक्स्ड असेट है 10 लाख का, हर साल 10% का अगर आप डिप्रिसिएशन करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली वैल्यू डिप्रिसिएट करती जाती है. बट अगर आप यहाँ पे डिप्रिसिएट नहीं कर रहे हैं तो ये जो असेट्स हैं आपकी, हम कह सकते हैं बैलेंस शीट में दिखाते रहेंगे, तो यहाँ पे एक्चुअल में उसकी वैल्यू नहीं है असेट की उतनी, लेकिन वो बैलेंस शीट में उतनी ज़्यादा वैल्यू दिखाएगा. इन दिस सिचुएशन हमको क्या लगेगा कि हमारे पास में इतना सारा कैपिटल है, एक्चुअल में कैपिटल नहीं है हमारे पास में, एक्चुअल में उतना असेट नहीं है, तो ओवर कैपिटलाइजेशन आपका इशू आएगा. देन इफेक्ट्स क्या क्या है ओवर कैपिटलाइजेशन के. अगर इन अ सिचुएशन इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड एक पर्टिकुलर कंसर्न के पास में ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाता है अगर, तो व्हाट विल हैपन. तो ओवर कैपिटलाइजेशन से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन. अर्निंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, मेरी कैपेसिटी है केवल और केवल 30 शेयर्स को डिविडेंड देने की, लेट्स से फॉर एन एग्जाम्पल, बट आई एम इशूइंग 50 शेयर्स. मैंने 50 शेयर्स इशू कर दिए. अब जो भी अर्निंग आई मुझे इन 50 शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ जाएगी. तो पर शेयर जितना डिविडेंड दिया वो कम हो गया. 30 को मिलना चाहिए था, अभी 50 को क्योंकि दे रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है पर शेयर का डिविडेंड मेरा डिक्लाइन हो गया. तो अभी इससे क्या हो रहा है, मेरी अर्निंग कैपेसिटी जो है डिक्लाइन होगी, मेरा शेयर के ऊपर जो हम डिविडेंड दे रहे हैं वो डिक्लाइन होगा, डिफिकल्टी होगी एक पर्टिकुलर कंसर्न को ऑब्टेन करने में नेसेसरी कैपिटल. क्यों? क्योंकि मार्केट को क्या लग रहा है कि ये कंपनी अर्न नहीं कर पा रही है और ये कैपिटल या ये डिविडेंड जो है कम दे रही है, इसकी वैल्यू फर्म की गिरती चली जा रही है. अब अगर इसको इन फ्यूचर नीड भी होगी कैपिटल की तो इसको मिल नहीं पाएगा कैपिटल. नाउ फॉल इन मार्केट प्राइस हो गया शेयर का, रीऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम्स आपको आ जाएंगी. अब आपको अपनी कंपनी को रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा. मिस यूटिलाइजेशन होगा अवेलेबल रिसोर्सेज का, बिकॉज यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज एंड यू आर नॉट हैविंग द अपॉर्चुनिटीज. तो आप क्या कर रहे हैं, केवल और केवल मिस यूटिलाइजेशन कर रहे हैं रिसोर्सेज का. क्या क्या आप कर सकते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से बचने के लिए ना, व्हाट आर दी रेमेडीज अवेलेबल. ओवर कैपिटलाइजेशन की अगर हम बात करें तो क्या क्या रेमेडीज हैं जो कि एक पर्टिकुलर कंसर्न के पास में अवेलेबल है. तो ओवर कैपिटलाइजेशन कैन बी रिड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, सिस्टमैटिक डिजाइन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर. अगर आप एक क्लियर व्यू रखें, एक क्लियर पिक्चर रखें
यू नो व्हाट कैपिटलाइजेशन इज? कैपिटलाइजेशन मीन्स क्वांटम ऑफ रिक्वायरमेंट कितना है आपकी कंसर्न का। अब आप अच्छे से प्लान आउट अगर करके चलें इसको कि इस क्वांटम ऑफ रिक्वायरमेंट, ये जो आपका कैपिटलाइजेशन था 20 लाख का मान लीजिए, इसको कहाँ से किन सोर्सेज से लेके आना है, चाहे ताकि ऐसा ना हो कि आप ज़्यादा पैसा लेके आ जाए। एफिशिएंट मैनेजमेंट करेंगे हम अपने फंड्स का ताकि ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन ना अराइज करे, यानी हम केवल उतने ही फंड्स अपने पास में लेके आएंगे जितने मेरे पास में प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है। रिडेम्पशन कर देंगे शेयर्स का। अगर एक्स्ट्रा कैपिटल मान लीजिए आ गया आपके पास में, या जब हमने कैपिटल लिया था उस पर्टिकुलर टाइम पे तो रिक्वायरमेंट थी मेरे को, लेकिन अभी मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है, मान लीजिए मेरे पास में अभी अपॉर्चुनिटीज नहीं अवेलेबल है, तो उनको पैसा वापस कर देंगे। बाय बैक कर लिया शेयर्स का, रिडीम कर दिए शेयर्स मैंने, रीऑर्गेनाइज कर लिया अपना कैपिटल, रिडक्शन कर लिया डेट कैपिटल का, एंड सो। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये रेमेडीज हो सकती हैं मेरी ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन। नाउ we'll move towards the concept of under capitalization, just the opposite of over capitalization। over capitalization में क्या हो रहा था, जितना भी क्वांटम ऑफ रिक्वायरमेंट था मेरा उससे ज़्यादा मैं कैपिटल लेके आ जा रही थी, कैपिटल मेरे पास में ज़्यादा हो रहा था। अंडर कैपिटलाइजेशन में जस्ट ऑपोजिट सिचुएशन रहेगी, मेरी रिक्वायरमेंट है 20 लाख की, बट मेरे पास में फंडिंग कितना अवेलेबल है, मेरे पास में फंडिंग अवेलेबल है मान लीजिए 10 लाख रुपीस का। नाउ इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन अंडर कैपिटलाइजेशन इज देयर। तो अंडर कैपिटलाइजेशन क्या है, ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है ओवर कैपिटलाइजेशन, एंड इट विल अकर व्हेन कंपनीज एक्चुअल कैपिटलाइजेशन, कंपनी का एक्चुअल कैपिटलाइजेशन इज लोअर देन द कैपिटलाइजेशन एज वारंटेड बाय द अर्निंग कैपेसिटी, कि आपकी अर्निंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली आपको कितना कैपिटल रिक्वायर्ड था और आपके पास में एक्चुअल अगर कैपिटल कम है, दिस पर्टिकुलर सिचुएशन इज नोन एज अंडर कैपिटलाइजेशन। इसको हम लोग इनएडिक्वेट कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। व्हाट आर दी कॉजेज नाउ? अंडर कैपिटलाइजेशन की अगर हम बात करें तो व्हाट आर दी वेरियस कॉजेज ऑफ अंडर कैपिटलाइजेशन? तो अंडर कैपिटलाइजेशन अराइज करेगा ड्यू टू फॉलोइंग इंपॉर्टेंट कॉजेज। कौन कौन सी चीज़ों की वजह से या कौन कौन से फैक्टर्स की वजह से अंडर कैपिटलाइजेशन अराइज करता है? नाउ अंडर कैपिटलाइजेशन, सॉरी, अंडर एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट। मेरे को लग रहा था कि मेरी कैपिटल रिक्वायरमेंट इतनी है, बट इन रियलिटी माय कैपिटल रिक्वायरमेंट वाज दिस मच। अभी मैंने अंडर एस्टिमेट किया खुद को, ठीक है, हमको लग रहा था कि यार नेट ही होगा अपना, तो मैंने उसी के अकॉर्डिंगली सारा कुछ किया, बट माय कैपेसिटी वाज ऑफ JRF, दिस सॉर्ट ऑफ अ थिंग। सो दिस इज अ मेजर कॉज अंडर कैपिटलाइजेशन का, अंडर एस्टिमेशन करना, अंडर एस्टिमेशन ऑफ इनिशियल या फ्यूचर अर्निंग। मेरे को लग रहा है स्टार्टिंग में अर्निंग नहीं होगी, प्रोजेक्ट्स नहीं है मेरे पास में अवेलेबल, या फ्यूचर में अर्निंग नहीं होगी, तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने इन्वेस्टमेंट ही कम किया, मैंने कैपिटल ही कम उठाया। अगेन कॉज ऑफ अंडर कैपिटलाइजेशन। मेंटेनिंग हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ एफिशिएंसी, अगर हम ना कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी, डिविडेंड अगर मेरे को कम देना था मान लीजिए, तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने जो है पैसा ही नहीं लिया बाहर से मान लीजिए। डिज़ायर ऑफ कंट्रोल, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, अगर मैं कर रही हूँ, ट्रेडिंग कर रही हूँ इक्विटी के ऊपर, या मेंटेन कर रही हूँ बहुत हाई स्टैंडर्ड्स मेंटेन करके चल रही हूँ एफिशिएंसी वगैरह से रिलेटेड ना, इन दिस सिचुएशन हम कह सकते हैं हमारे पास में कैपिटल जो है वो कम रहेगा उससे। दिस इज, यस वी कैन से दिस इज आपका कंजर्वेटिव, कहीं ना कहीं हमको जितना रिक्वायरमेंट्स था उससे कम है मेरे पास में कैपिटल अवेलेबल। सो दिस इज व्हाट अंडर कैपिटलाइजेशन इज। रेमेडीज क्या क्या हो सकती है नाउ अगर हो गया अंडर कैपिटलाइजेशन? नाउ व्हाट टू डू इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन? क्या कर सकते हैं आप? कंपनसेट कर दीजिए, इशू न्यू शेयर्स, इशू डिबेंचर्स, टेक लोन्स, बिकॉज योर अर्निंग कैपेसिटी इज मोर देन व्हाट यू आर हैविंग। तो अभी आप फ्रेश इशू करिए, शेयर्स इशू करिए, आप डिबेंचर्स इशू करिए, आप लोन लीजिए इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। डिविडेंड पर शेयर जो है रिड्यूस कर दीजिए, पैसा कम दीजिए, क्योंकि अभी आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है सिचुएशन में, आपको पैसे की अगर रिक्वायरमेंट है तो आप डिविडेंड कम दीजिए उन लोगों को, अपने पास में पैसा रुकिए, बिकॉज आपका कैपिटल इज लोअर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड। सो दीज आर सर्टेन रेमेडीज ऑफ अंडर कैपिटलाइजेशन। तीसरा टाइप ऑफ कैपिटलाइजेशन हम लोग कवर अप करेंगे, दैट इज वाटर्ड कैपिटल। तो अंडर कैपिटलाइजेशन, ओवर कैपिटलाइजेशन एंड वाटर्ड कैपिटलाइजेशन।
नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज वाटर्ड कैपिटलाइजेशन? क्या आपको ये पता है कि जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो असेट्स जो है बैलेंस शीट में हम लोग लिखते हैं बुक वैल्यू के ऊपर. बुक वैल्यू मीन्स जो हमने जिस रेट पे खरीदा हुआ होता है उस वैल्यू पे. सो कैन आई से कि मेरी बैलेंस शीट में एक मशीनरी है या कोई भी 4-5 असेट्स हैं और उनको मिला के उनकी जो वैल्यू है इट इज़ समवेयर अराउंड 40 लाख रुपीस बैलेंस शीट के अकॉर्डिंगली, ये जो बुक वैल्यू है. बट इन रियलिटी अगर लिक्विडेशन होता है या ऐसा कोई सिचुएशन अराइज करती है और हम इसको बेचते हैं तो हमको केवल मान लेते हैं 15 लाख रुपीज रियलाइज होगा. नाउ इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन व्हाट इज हैपनिंग, मेरे जो बैलेंस शीट में असेट्स लिखे हुए हैं, बैलेंस शीट में सारा कुछ जो कैपिटल लिखा है मेरे पास में उसकी वैल्यू ज़्यादा लिखी है, रियलिटी में वैल्यू इसकी कम है. दिस इज वाटर्ड कैपिटलाइजेशन. क्या है वाटर्ड कैपिटलाइजेशन? सिंपल वर्ड्स में वाटर्ड कैपिटलाइजेशन मींस दैट रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑफ द कंपनी इज लेस देन द बुक वैल्यू. बुक वैल्यू में बैलेंस शीट में जो है वैल्यू ज्यादा लिख के रखी है, एक्चुअल वैल्यू आपकी कम है, लेकिन दैट इज वाटर्ड कैपिटलाइजेशन आपका. ओके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं ना वाटर्ड कैपिटलाइजेशन के? वाटर्ड कैपिटलाइजेशन के कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? कौन कौन सी चीज़ों की वजह से ऐसा हो सकता है कि बुक वैल्यू ज़्यादा दिखा रही है, ओरिजिनल वैल्यू कम है, एक्चुअल वैल्यू कम है, रियलाइज्ड वैल्यू कम है आपके? तो क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? Generally, watered capital arises at the time of incorporation of company, but it also arises during the lifetime of the company. तो क्या क्या reasons हो सकते हैं? Acquiring the assets of company at a higher price. रियल में प्राइस जो है वो मार्केट में 30 लाख ही थी, लेकिन हमको ना किसी ने धोखा दे दिया या ऐसा कुछ कर दिया कि मैंने वो एसेट को बहुत ज़्यादा प्राइस पे खरीद लिया. लैंड का प्राइस उतना नहीं था लेकिन मैंने ज़्यादा पे खरीद लिया, हो गया वाटर्ड कैपिटल. आपकी वैल्यू कुछ और दिखा रही है, बुक वैल्यू कुछ और है, लेकिन रियल वैल्यू कुछ और है. अब अगर आप इसको बेचने जाएंगे तो आप तो ज़्यादा में नहीं बेच पाएंगे, वाटर्ड कैपिटल हो गया. एडॉप्टिंग इनइफेक्टिव डेप्रिसिएशन पॉलिसी. अब आपने इनइफेक्टिव डेप्रिसिएशन पॉलिसी अपनाई है जिसकी वजह से आपकी ये जो बुक वैल्यू है ना ये कम नहीं हो रही है, इनइफेक्टिव है आपकी डेप्रिसिएशन पॉलिसी. अब इसकी वजह से क्या हो रही है, वो इतना ज़्यादा हायर वैल्यू दिखा रहा है, इतना हायर वैल्यू जो है दिखा रहा है आपके बुक जो है असेट साइड्स में, आपके बैलेंस साइड में, लेकिन रियल में अगर आप बेचने जाएंगे तो इतनी वैल्यू रियलाइज नहीं होने वाली. वाटर्ड कैपिटल. वर्थलेस इंटेंजिबल असेट्स. आपने बहुत ज़्यादा पैसे पे गुडविल खरीद ली, ऐसा कुछ आपने बहुत ज़्यादा पैसे पे खरीद लिया, लेकिन दिस इज़ वर्थलेस इन नेचर. आपने गुडविल के ऊपर बहुत सारा पैसा लगा दिया, खरीद तो लिया आपने गुडविल को, काम नहीं आ रहा कोई ये गुडविल आपका, इससे कोई अर्निंग हो नहीं रही आपकी, इससे कुछ भी आपका हम कह सकते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज नहीं हो रही, अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज नहीं हो रही है. क्या हो गया, वाटर्ड कैपिटल. केवल बुक वैल्यू में नाम का लिख के रखा हुआ है, रियलिटी में मेरे को कोई बेनिफिट नहीं हो गया. ओके, सो दिस इज व्हाट वाटर्ड कैपिटल इज. अभी मेरे ख्याल से आपको क्या समझ में आया? 3 कॉन्सेप्ट्स मैंने बोले थे आज कवर अप करने के लिए इस सेशन के अंदर. व्हाट इज कैपिटल, मेरे ख्याल से समझ में आया. व्हाट इज कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन के हमने टाइप्स कवर अप किए. नाउ विल मूव टूवर्ड्स कैपिटल का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए. कैपिटल में हमने क्या बात करी, जितना भी मेरे को हम कह सकते हैं पैसा लगाते हैं मनी के फॉर्मेट में, असेट्स के फॉर्मेट में, जो भी एक एंटरप्राइज के अंदर हम पैसा लगाते हैं, दैट इज आपका कैपिटल. कैपिटलाइजेशन क्या है, क्वांटम ऑफ इन्वेस्टमेंट विच इज रिक्वायर्ड एज पर द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ कंपनी, वो हो गया मेरा कैपिटलाइजेशन. कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, ये जो क्वांटम ऑफ रिक्वायरमेंट है ये किन किन सोर्सेस से मेरे को चाहिए वो डिसाइड करना इज कैपिटल स्ट्रक्चर. तो कैपिटल क्या है, इज मेजर पार्ट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज everybody knows now which are decided by the size. अब कितना आपको कैपिटल का रिक्वायरमेंट है ये डिसाइड कैसे होता है, साइज.
नेचर आपके बिजनेस कंसर्न का क्या है। तो कैपिटल आप बहुत सारे सोर्सेज से रेज कर सकते हैं, जो हम लोग ने लास्ट लेक्चर के अंदर कवर अप किया था। शॉर्ट टर्म सोर्सेज हैं, लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं, अगेन बहुत सारी सोर्सेज रहती हैं हमारे पास में। नाउ यू हैव टू मेंटेन प्रॉपर एंड एडिक्वेट कैपिटल। आपके पास में वाटर्ड कैपिटलाइजेशन भी नहीं होना चाहिए, ओवर कैपिटलाइजेशन भी नहीं होना चाहिए, अंडर कैपिटलाइजेशन भी नहीं होना चाहिए। अब आपको एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कैपिटल मेंटेन करना है। इससे क्या होगा, हायर प्रॉफिट्स आपको मिलेंगे एंड आप डिविडेंड होल्डर्स को, सॉरी शेयर होल्डर्स को आप डिविडेंड जो है वो प्रोवाइड कर पाएंगे। Now what exactly do you mean by capital का structure? My quantum of requirement as a concern was 40 lakh rupees. अब ये 40 लाख मैं कहाँ से लेके आऊँ, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू मीन बाय कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर करता है ऑल काइंड्स ऑफ सिक्योरिटीज एंड द प्रोपोर्शनेट अमाउंट्स दैट मेक अप कैपिटलाइजेशन। ठीक है, वो प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ कैपिटल, प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज, काइंड्स ऑफ सिक्योरिटीज जिसको मिला करके हम ये क्वांटम ऑफ रिक्वायरमेंट बनाते हैं। क्वांटम ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या था, कैपिटलाइजेशन। तो कैपिटलाइजेशन क्या है, कैपिटलाइजेशन के अंदर जो जो प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड है मेरा, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू मीन बाय कैपिटल स्ट्रक्चर। Now it is a mix of different sources of long term sources जैसे कि इक्विटी शेयर्स हो गया, प्रेफरेंस शेयर्स हो गया, डिबेंचर्स हो गया, लॉन्ग टर्म लोन्स हम लोग लेते हैं, रिटेन्ड अर्निंग हमारे पास में रहती है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर रिफर्स टू रिलेशनशिप। इन सारी की सारी लॉन्ग टर्म सोर्सेज के अंदर जो रिलेशनशिप है, जैसे कि हमारी इक्विटी कैपिटल हो गई, प्रेफरेंस कैपिटल हो गई, डेप्ट कैपिटल हो गई, मेनली इनके बीच की रिलेशनशिप की स्टडी इज व्हाट योर कैपिटल स्ट्रक्चर इज। डिसाइडिंग the suitable capital structure is very important from your business point of view. तो capital structure क्या है, is the permanent financing of company long term sources के थ्रू। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। दो टर्म्स है हमारे पास में, एक हो गया फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, एक हो गया मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर। तो दोनों को डिस्कस करेंगे कि ये दोनों टर्म्स क्या है और इनके बीच का डिफरेंस जो है वो क्या है। तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, द टर्म फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इज डिफरेंट फ्रॉम कैपिटल स्ट्रक्चर। बहुत सारे लोग जो है, या हम कह सकते हैं बहुत सारे लोग कॉमन टर्म यूज करते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, यानी इंटरचेंजेबली इस वर्ड को यूज करते हैं, जबकि इन दोनों वर्ड्स के बीच में क्लियर डिफरेंस है। तो उसको देखते हैं। तो जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, ये पैटर्न ऑफ टोटल फाइनेंसिंग दिखाएगा आपका, आपके बिजनेस कंसर्न में। ये जो टोटल फाइनेंसिंग है, इसका पैटर्न क्या है, इट मेजर्स द एक्सटेंट ऑफ टू विच total funds are available to finance the total assets of the company। तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या है आपका, टोटल लायबिलिटीज। यहाँ इसको हम कह सकते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर प्लस करंट लायबिलिटीज। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, इस पर्टिकुलर लाइन से एक चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर is a broader term and capital structure is a narrow term। कैपिटल स्ट्रक्चर में हम केवल लॉन्ग टर्म के बारे में बात करते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में हम लॉन्ग टर्म के साथ साथ करंट लायबिलिटीज के बारे में भी बात करते हैं। तो एक एक करके इसका डिफरेंस देख लेते हैं। तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इंक्लूड्स बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स आपका। तो कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर क्या आएगा आपका, इट इंक्लूड्स ओनली लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स आपका। तो कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर केवल और केवल लॉन्ग टर्म आएगा। यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्लस योर शॉर्ट टर्म सोर्सेज वुड बी इंक्लूडेड। नो इट मीन्स एंटायर लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट का। लायबिलिटी साइड कहाँ पे होती है आपकी, अगर मैं ये बैलेंस शीट है मेरी, तो दिस इज माई लायबिलिटी साइड एंड दिस इज माई असेट साइड। तो ये जो पूरा लायबिलिटी साइड है ना, ये पूरा का पूरा इज व्हाट माई फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इज। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट माई फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इज। ये पूरा का पूरा मेरा लेफ्ट वाला साइड ना, इट कंसिस्ट इट ओनली मीन्स लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी। इट कंसिस्ट ऑफ इक्विटी, प्रेफरेंस,
रिटेन्ड अर्निंग, मेनली ये सारे हैं। यहाँ पे केवल और केवल लॉन्ग टर्म सोर्सेज इंक्लूड करेंगे। नाउ वन ऑफ द मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ वैल्यू ऑफ द फर्म, क्योंकि लॉन्ग टर्म सोर्सेज में आप जैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिस पैटर्न से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसी से आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म जो है वो डिटरमाइन होती है। अब अगेन इसके ऊपर बहुत सारी थ्योरीज हैं जिनको अभी हम लोग थोड़ी देर में कवर अप करेंगे। तो अगर हम फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की बात करें, सारे सोर्सेज के अंदर आता है। अब यहाँ से दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू ऑफ द फर्म डिटरमाइन करने के लिए। वैल्यू ऑफ द फर्म अगर हम लोग को डिटरमाइन करनी है तो उसके लिए हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। नाउ फ्रॉम योर सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें या इंपॉर्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कैपिटल स्ट्रक्चर की हमको स्टडी करना ज़्यादा डिटेल में रिक्वायर्ड है। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर यानी बाकी चीज़ों की हम उतनी स्टडी यहाँ पे नहीं करते हैं। तो मैंने एक ओवरव्यू इसलिए दे दिया ताकि एक आइडिया रहे कि विच इज़ अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट एंड विच इज़ अ नैरो कॉन्सेप्ट आपका। तो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर मींस वो लेवल ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी कि ये जो 40 लाख का रिक्वायरमेंट था, ये मैं किस सोर्स से कितना लेके आऊं कि ये जो मेरी ओवरऑल कॉस्ट आ रही है ना कैपिटल की, ओवरऑल कॉस्ट आ रही है जो, ये मेरी क्या आ जाए, मिनिमम, कम से कम आए मेरी कॉस्ट। एंड हमने अभी एक ये वाले पॉइंट में डिस्कस किया था क्या कि कैपिटल स्ट्रक्चर से वैल्यू ऑफ द फर्म डिटरमाइन होती है। अच्छा, वैल्यू कैसी चाहिए हमको, ज़्यादा कि कम? मैक्सिमम। तो ऑप्टिमम स्ट्रक्चर क्या हो गया, वो पॉइंट मेरे कैपिटल स्ट्रक्चर का जहां पे मेरी जो कॉस्ट है कैपिटल की वो सबसे ज़्यादा कम आ जाए और जो वैल्यू है मेरे फर्म की वो सबसे ज़्यादा हो जाए। अब क्यों हमको चाहिए कैपिटल स्ट्रक्चर? एक तो मैक्सिमाइज करना है वैल्यू ऑफ द फर्म और मिनिमाइज करना है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एज सिंपल एज दैट। दिस इज एग्जैक्टली व्हाई आई वांट टू स्टडी कैपिटल स्ट्रक्चर की किस सोर्स से कितना पैसा लेके आना है। ये मेजर हमको स्टडी इसीलिए करना है बिकॉज आई वांट टू नो कि मेरी कॉस्ट कहाँ पे सबसे कम आएगी और मेरी वैल्यू फर्म की कहाँ पे सबसे ज़्यादा आएगी। नो, एक कॉन्सेप्ट और पढ़ेंगे दैट इज कैपिटल गियरिंग का कॉन्सेप्ट, और जिसके बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर। नो, व्हाट एग्जैक्टली इज कैपिटल गियरिंग? गाड़ी मेरे ख्याल से आप लोगों ने सबने चलाई होगी, चलाई होगी। स्कूटी हो गई या कुछ भी, स्कूटी में नहीं, सॉरी स्कूटी में गियर नहीं होते ना सॉरी बाइक हो गई या जो है कार हो गई, गियर होते हैं मेरे ख्याल से। नो, इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन गियर क्या होता है, क्या जब स्पीड बढ़ाते हैं, स्पीड इंक्रीज करते हैं तो हमको गियर चेंज करना पड़ता है, ऐसा कुछ। तो कैपिटल की अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे कैपिटल के अंदर गियरिंग किस पॉइंट ऑफ व्यू से, उसी सेम कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या है, इट रिफर्स टू प्रोपोर्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इक्विटी शेयर कैपिटल एंड अदर फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटी। इक्विटी शेयर कैपिटल और फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज, ये जो फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज क्या हो गया, मेरा डेट, और इनके बीच में बैलेंस मेंटेन करना। जैसे हम लोग करते हैं ना, गियर बढ़ाते हैं घटाते हैं स्पीड को मेंटेन करने के लिए, वही सेम चीज़ हमको कैपिटल को मेंटेन करना है। इक्विटी को किसके बैलेंस में रखना है, हमको ये डेट सिक्योरिटीज के बैलेंस में रखना है। नाउ if I talk about what are like types of capital gearing, तो गियर कितने टाइप के हो सकते हैं मेरे, एक तो हो गया हाईली गियर्ड, तो यहाँ पे गियर बहुत ज़्यादा लगा दिया। व्हाट डज दैट मीन, इक्विटी कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस मेरे कम है, मैंने गियर बहुत ज़्यादा लगा दिया अपना। गियर वो ईयर मीन्स आपका फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़, फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज़। अब फिक्स्ड इंटरेस्ट आपको कहाँ कहाँ पे देना पड़ता है, प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर आपको फिक्स्ड कैपिटल देना पड़ रहा है, डिबेंचर्स के ऊपर आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। सो दिस इज व्हाट आपका हाईली गियर्ड कैपिटल इज। तो हाईली गियर्ड कैपिटल एक फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो गया आपका, जहां पे ये हो गया इक्विटी और ये हो गया मेरा प्रेफरेंस एंड डेट वगैरह। तो इक्विटी मेरा कम रह गया
और ये डेट और ये सब कुछ मेरा ज़्यादा हो गया। सो इन दिस सिचुएशन ये क्या हो गया, हाईली गियर्ड हो गया, मेरा गियर अभी इसका ज़्यादा लग गया है। और इसी सिचुएशन में अगर हम लो गियर्ड कैपिटल की बात करेंगे तो लो गियर्ड इसका जस्ट उल्टा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो लो गियर्ड में क्या हो गया, आपका गियर कम लगा, गियर कम लगेगा मतलब प्रेफरेंस एंड डेट आपका कम रहा इक्विटी के कंपैरिजन में। आपको यहाँ तक एटलीस्ट लेके आना चाहिए था, प्रोपोर्शन मेंटेन करना था। इक्वली गियर्ड क्या हो गया, जितना मेरा इक्विटी उतना ही मेरा डेट। फॉर्मूले की अगर हम बात करें, कॉमन स्टॉक इक्विटी डिवाइडेड बाय फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग फंड। फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग फंड कौन कौन से यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, हम प्रेफरेंस को इंक्लूड करते हैं और हम डिबेंचर्स को इंक्लूड करते हैं। अब अगर ये ग्रेटर आ गया इसका मतलब दिस इज हाईली गियर्ड, कम आया तो लो गियर्ड, इक्वल टू 1 आ गया तो ये क्या हो गया, इक्वल गियर्ड कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया मेरा। सो दिस एग्जैक्टली व्हाट इज मेंट बाय कैपिटल गियरिंग। नाउ थ्योरीज की अगर हम बात करें, दो थ्योरीज है हमारे पास में, दो स्कूल ऑफ थॉट जिनको हम लोग बोले। अच्छा, कैपिटल स्ट्रक्चर में हमने दो चीज़ें कवर अप करी, दो पॉइंट्स हमने कवर अप करे कि कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि जो ये ओवरऑल कॉस्ट है ना आपकी, ये मिनिमम हो जाए और जो आपका वैल्यू है फर्म का वो मैक्सिमम हो जाए। तो दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ये जो कैपिटल स्ट्रक्चर है इससे वैल्यू ऑफ द फर्म के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, और कुछ लोग क्या बोलते हैं कि नहीं बिल्कुल ऐसा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, या हम कह सकते हैं दो टाइप की थ्योरीज हैं। आपको एक एक करके इनको कवर अप करेंगे। पहली अप्रोच की अगर हम बात करें या पहली थ्योरी की अगर हम बात करें तो पहली थ्योरी है नेट इनकम अप्रोच। नाउ नेट इनकम अप्रोच क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं NI अप्रोच। तो NI अप्रोच क्या है, डेविड दुरान ने ये अप्रोच दी। नाउ अंडर दिस पर्टिकुलर अप्रोच जो वैल्यू है फर्म की वो इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज कर रही है या कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज कर रही है जैसे जैसे आप डेट को अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर शामिल कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि डेट जो है वो चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस रहता है। तो इसको हम कह सकते हैं दिस इज रेलेवेंट थ्योरी। रेलेवेंट थ्योरी इसलिए क्योंकि ये कहती है कि जैसे जैसे आप कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस करते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट को आप शामिल करते हैं, चीपर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को आप शामिल करेंगे, तो वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज करेगी, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका डिक्लाइन करेगा। यानी ये कह रहे हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर इज रेलेवेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वैल्यू ऑफ द फर्म। अब अगेन इन्होंने कुछ अजम्पशंस माने। इन्होंने माना कि रियलिटी में कोई टैक्सेस एग्जिस्ट नहीं करते, कॉर्पोरेट टैक्सेस, कॉस्ट ऑफ डेट आपकी कम है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। अगेन इन्होंने ये अजम्पशन ही मान लिया कि कॉस्ट ऑफ डेट कम है। यूज ऑफ डेट जो है रिस्क परसेप्शन चेंज नहीं करता इन्वेस्टर्स का, जबकि रियलिटी में होता क्या है ना, आप अगर डेट ज़्यादा लेके आ जाए तो इक्विटी शेयर होल्डर्स बहुत ज़्यादा रिस्की फील करने लग जाते हैं, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स को तो उतना ही प्रॉफिट मिलना है जो डेट से बचेगा, जो प्रेफरेंस से बचेगा, जो बचा कुचा जिसको हम लोग बोलते हैं रेसिडुअल प्रॉफिट, वही मिलेगा। अब अगर आप डेट ज़्यादा लेके आ जाएं कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर तो इक्विटी शेयर होल्डर्स बहुत ज़्यादा रिस्की फील करने लग जाते हैं। लेकिन इन्होंने अजम्पशन क्या मानी कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इन्होंने क्या दिया थ्योरी कि जैसे जैसे आप कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट को शामिल करते हैं वैसे वैसे आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग एंड आपका जो वैल्यू है फर्म का दैट वुड इंक्रीज। ये देखते हैं ये वाला डायग्राम, देखिए ये क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10 15, केडी क्या है, कॉस्ट ऑफ डेट, ये वाला जो नीचे का लाइन है ना दिस इज कॉस्ट ऑफ डेट आपका, दिस पर्टिकुलर लाइन इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी, क्योंकि इन्होंने क्या माना अजम्पशन कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेट। तो मान लेते हैं कॉस्ट ऑफ डेट थी हमारी 10 और कॉस्ट ऑफ इक्विटी थी हमारे पास में 15, दैट इज 15। तो जैसे ओके तो जैसे जैसे आप डेट इंक्रीज कर रहे हैं यहाँ पे व्हाट इज हैपनिंग कि ये जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का ग्राफ है ना ये देखिए नीचे आ रहा है। किसकी अप्रोच, NI अप्रोच, किसने दी, डेविड दुरान ने।
एनआई अप्रोच। एज अ रिजल्ट ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्लाइन करेगा एंड फर्म की वैल्यू जो है वो इंक्रीज करेगी विद डेट। नाउ दिस अप्रोच हैज नो बेसिस इन रियलिटी। रियलिटी में कोई इसका वो नहीं है। The optimum capital structure would be 100% debt financing under NI approach. इनके अकॉर्डिंगली तो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, जितना आप सारा का सारा डेट से ही लेके आ जाइए, इनके अकॉर्डिंग तो कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमम वही हो जाएगा, क्योंकि वहीं पे इनके लिए तो जो है आपका कैप कॉस्ट सबसे ज़्यादा कम वही आएगी। लेकिन रियलिटी में दिस इज नॉट पॉसिबल। सो नेक्स्ट अप्रोच इज नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। कैपिटल स्ट्रक्चर के न्यूमेरिकल्स आपके में नहीं आते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो अगला वाला चैप्टर हम लोग कवर अप करेंगे उसके अंदर हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, बिकॉज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के न्यूमेरिकल्स आते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर के न्यूमेरिकल एज सच नहीं आते हैं, क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर के न्यूमेरिकल्स बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स होते हैं, लाइक सॉर्ट ऑफ जैसे आपके फाइनेंशियल उसके अंदर आते थे ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वगैरह के अंदर वो पूरा चार्ट्स वगैरह बना करके बैलेंस शीट वगैरह बना के, नो अगेन ये आपके MCQ पैटर्न के अंदर नहीं आ सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के करेंगे क्योंकि उसके कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स होते हैं ना। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच की अगर हम बात करें तो नेट ऑपरेटिंग अप्रोच इज जस्ट ऑपोजिट पहले वाली अप्रोच के। इन्होंने क्या कहा, इन दिस अंडर दिस अप्रोच चेंजेस इन कैपिटल स्ट्रक्चर डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द फर्म। पहले वाली अप्रोच में क्या कह रहे थे कि डेट को लाएंगे तो वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज करेगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्लाइन करेगा। बट अगली अप्रोच में क्या कह रहे हैं कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका कांस्टेंट रहता है और कोई रिलेशनशिप नहीं है कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बीच में और वैल्यू ऑफ द फर्म के बीच में। ना अजम्पशंस क्या क्या माना, इन्होंने कहा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एकदम सेम रहता है सारी की सारी डिग्री ऑफ लेवरेज के लिए। व्हाई सो, इन्होंने क्या कहा कि जैसे आप डेट को लेके आएंगे ना अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर के जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं ये डिमांड करने लग जाएंगे ज़्यादा। तो अगर यहाँ से आप कुछ सेव करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे आपको वो एक्स्ट्रा पे करना पड़ जाएगा। तो ये जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ये आपका सेम रहेगा। दिस इज व्हाट इस वाले अप्रोच के अंदर पढ़ा हमने। अब इसका डायग्राम देखने की कोशिश करेंगे तो दिस इज माय डेट, दैट इज 5। कॉस्ट ऑफ डेट की अगर हम बात करें तो इज 5। ये है मेरा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दैट इज 10 क्योंकि हमने कांस्टेंट माना है यहाँ पे। एंड दिस इज माय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सी व्हाट इज हैपनिंग कि आप जैसे जैसे डेट इंक्रीज कर रहे हैं अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर वैसे वैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स आर डिमांडिंग मोर एंड मोर। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका कांस्टेंट, आप जितना भी यहाँ से सेव कर रहे हैं यू हैव टू पे एक्स्ट्रा ओवर ईयर। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग आपका इस वाली अप्रोच के अंदर। कौन सी अप्रोच आपकी, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। थर्ड अप्रोच इज मोदी-ग्लानी एंड मिलर अप्रोच, जिसको हम लोग बोलते हैं MM अप्रोच बोलते हैं। नो दे हैव गिवन 2 अप्रोचेस। हो भैया 2 अप्रोचेस दी इन्होंने। एक तो इन्होंने कंसिडर किया कॉर्पोरेट टैक्सेस को, एक इन्होंने जो है कहा क्या, एब्सेंस ऑफ कॉर्पोरेट टैक्सेस जब आपके रहते हैं ना। अभी तक के जो दोनों थ्योरीज थी ना आपकी, दोनों थ्योरीज के अंदर टैक्सेस को कंसिडर नहीं किया गया, जबकि रियलिटी में कॉर्पोरेट टैक्स एग्जिस्ट करता है आपका। इस थ्योरी के अंदर पहले तो इन्होंने अप्रोच लेके आई इन द एब्सेंस ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स, जब इन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स को जो है कंसिडर नहीं किया, लेकिन इन्होंने फिर दूसरा प्रेपोजिशन लेके आया जहां पे इन्होंने कॉर्पोरेट टैक्सेस को कंसिडर किया। अब देखिए इस थ्योरी के अजम्पशंस देखते हैं कि इस थ्योरी के अजम्पशंस क्या क्या थे। नो देयर इज अ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। इन्होंने कहा कि परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट है, हर एक इंसान को सारे प्राइसेस के बारे में पता है, जो भी इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करेगा वो रैशनली इन्वेस्टमेंट करेगा, बिजनेस रिस्क सेम है, कोई भी बिजनेस रिस्क एग्जिस्ट नहीं करता, कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है, सारी की सारी अर्निंग्स हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स के बीच में, या हम कह सकते हैं शेयर होल्डर्स के बीच में जो है
डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कोई कॉर्पोरेट टैक्सेस नहीं है। हालांकि 1969 के अंदर ये अजम्पशन को इन्होंने रिमूव कर दिया। अब इसको थोड़ा सा और कवर अप करने की कोशिश करते हैं कि ये अजम्पशंस इन्होंने जो माने हैं ये क्यों माने हैं, एक्चुअली में ये थ्योरी के अंदर क्या इन्होंने बोला। तो पहले हम लोग कवर अप करेंगे प्रेपोजिशन 1, यानी वो प्रेपोजिशन जहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि कॉर्पोरेट टैक्सेस नहीं एग्जिस्ट करते, टैक्स आपका नहीं है। क्या कह रहे हैं कि जो फर्म है in the same risk class the market value is independent of the debt equity and is given by capitalizing the expected NOI by capitalization rate appropriate to risk class। यानी यहाँ पे क्या कह रहे हैं, investment in any kind of firm gives the same result and what matters is earning generated। इन्होंने क्या कहा कि किसी भी फर्म के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करिए, एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हमको फ़र्क नहीं पड़ता, हमको किससे फ़र्क पड़ता है, केवल और केवल अर्निंग से फ़र्क पड़ता है। तो इन्होंने कहा इन्वेस्टमेंट जो है वो सेम रिजल्ट आपका देगा। नाउ इन्होंने इस पर्टिकुलर चीज़ को किससे समझाने की कोशिश करी, तो इन्होंने इस पर्टिकुलर चीज़ को आर्बिट्रेज अप्रोच से समझाने की कोशिश करी। आर्बिट्रेज अप्रोच क्या है, एक टर्म कि अगर दो आइडेंटिकल कमोडिटीज़ हैं एक पर्टिकुलर मार्केट के अंदर, इसका प्राइस अगर 10 रुपीज़ है, इसी पर्टिकुलर मार्केट दूसरे पर्टिकुलर मार्केट में इसका प्राइस अगर 12 है, तो लोग क्या करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे सेल करेंगे एंड यहाँ पे परचेज करेंगे और दोनों के प्राइसेस जो हैं वो आपके सेम हो जाएंगे। वही सेम चीज़ हो रही थी ना कि जब आपका डेट का प्राइस कम था और इक्विटी का प्राइस ज़्यादा था, तो जैसे जैसे आप डेट को लेके आ रहे थे और इक्विटी को आप कम कर रहे थे, लेकिन इक्विटी वाले जो है वो शेयर होल्डर ज़्यादा डिमांड करने लग रहे थे और उससे हो क्या रहा था कि जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल था ये आपका सेम रह जा रहा था। तो वही सेम चीज़ इन्होंने भी बोली, बस इन्होंने इस पर्टिकुलर चीज़ को समझा दिया आर्बिट्रेज प्रोसेस के थ्रू। तो सपोज इन्होंने क्या कहा, दो आइडेंटिकल फर्म्स हैं एक्सेप्ट फॉर देयर कैपिटल स्ट्रक्चर, डिफरेंट उनकी मार्केट वैल्यूज है ना, इन दिस सिचुएशन आर्बिट्रेज अकर करेगा आपका एंड दोनों का हम कह सकते हैं जो वैल्यू है वो आपकी सेम हो जाएगी। तो फिर आई इनकी प्रेपोजिशन 2। ना प्रेपोजिशन 2 जो इन्होंने आई, प्रेपोजिशन 2 के अंदर इन्होंने टैक्सेस को कंसिडर किया। Now states that cost of equity is a linear function of firm's equity ratio. Now rate of return जो भी required है by shareholders increases linearly as the debt equity ratio is increased। अब यहाँ पे जब इन्होंने डेट को जब इन्होंने टैक्सेस को कंसिडर किया, अच्छा जब हम लोग डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे करते हैं उसके ऊपर टैक्सेस पे नहीं करने पड़ते, तो इन्होंने क्या कहा, हाँ बिल्कुल दिस इज बेनिफिशियल। तो जब इन्होंने टैक्सेस को कंसिडर किया, इन्होंने कहा बिल्कुल डेट को शामिल करना हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर इज बेनिफिशियल। तो इन्होंने प्रेपोजिशन 2 में जब इन्होंने कंसिडर किया टैक्सेस को, तो इन्होंने रेलेवेंट अप्रोच दी एंड जब इन्होंने टैक्सेस को कंसिडर नहीं किया था तो इन्होंने इररेलेवेंट अप्रोच दी थी। लास्ट थ्योरी है कैपिटल स्ट्रक्चर की, दैट इज ट्रेडिशनल अप्रोच। सो इफ आई टॉक अबाउट ट्रेडिशनल अप्रोच, किसने दी ट्रेडिशनल अप्रोच, एजरा सोलोमन ने ये अप्रोच दी। नाउ ऑल्सो नोन एज इंटरमीडिएट अप्रोच। अब इन्होंने क्या कहा कि यार या तो आप एनआई बात कर रहे हो सीधे सीधे, या तो रेलेवेंट बोल रहे हो, या अचानक से इररिलेवेंट बोल दे रहे हो अप्रोच, एनओआई बोल दे रहे हो। इन्होंने क्या कहा, यार थोड़ा सा मिडवे लेके चलते हैं। बेनिफिट तो है, अगर आप डेट को अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में लेके आते हैं तो इन्होंने कहा यस दैट इज बेनिफिशियल क्योंकि आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलेगा, लेकिन एक हद तक टैक्स बेनिफिट्स, या एक हद तक यानी आप थोड़ा थोड़ा धीरे 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 ऐसे करके शामिल करिए डेट को, इक्विटी शेयर होल्डर्स कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ एक हद से ज़्यादा या एक ऑप्टिमम पॉइंट को अगर आप क्रॉस करेंगे तो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा अंडर दिस अप्रोच इन्होंने एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एक सॉसर यू शेप्ड कर्व बनाया। अब इसको देखते हैं कर्व का, इसी के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एजरा सोलोमन ने बोला क्या। इन्होंने देखिए क्या कहा, ये है मेरा कॉस्ट ऑफ डेट, नीचे वाला कर्व, दिस इज माई कॉस्ट ऑफ डेट, दिस इज माई कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ओके, एंड दिस इज माई ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बीच वाला। अभी देखिए हो क्या रहा है, ये है 10 मेरा
कॉस्ट ऑफ डेट एंड दिस इज 15 कॉस्ट ऑफ इक्विटी मेरा। जैसे जैसे हमने डेट को बढ़ाया अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर, यहाँ तक एवरीथिंग वाज फाइन। जैसे जैसे मैं डेट को इंक्रीज कर रही थी एवरीथिंग वाज फाइन। अभी इक्विटी शेयर होल्डर्स भी अपने ठीक ठाक चल रहे थे यहाँ तक, और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी डिक्लाइन कर रही थी मेरी, लेकिन यहाँ तक डिक्लाइन करी। देखिए इसके बाद जब इस पॉइंट के बाद मैंने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर अपने ये जो है ना डेट को इंक्रीज और किया ना, अभी और इंक्रीज किया, तो व्हाट हैपेंड, ये जो मेरी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल थी ना, ये अभी ऊपर जाने लग गई। देखिए क्यों? क्योंकि ये देखिए इक्विटी ऊपर जा रही है, इक्विटी का ग्राफ धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, इसीलिए ये मेरा ओवरऑल कॉस्ट का ग्राफ जो है वो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। तो इन्होंने क्या कहा, एक लिमिट तक, एक ऑप्टिमम पॉइंट तक, ये जो है ना, ये पॉइंट जो है ना, दिस इज ऑप्टिमम पॉइंट। इन्होंने क्या कहा, इस ऑप्टिमम पॉइंट तक आप डेट को बढ़ाइए, तब तक तो ठीक है, तब तक तो बेनिफिशियल है। उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स डिमांड करने लग जाएंगे। सो अंडर दिस अप्रोच जो एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज, एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कर्व जो है दैट इज आपका सॉसर शेप्ड कर्व जो है, जिसको हम लोग यू शेप्ड कर्व बोलते हैं। एंड देयर इज अ पॉइंट एट विच जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या है, मिनिमम है। वो पॉइंट क्या है, ये बीच वाला पॉइंट, पॉइंट ए, जहां पे मैंने एरो रख के रखा हुआ है। दिस पॉइंट इज द पॉइंट जब मेरा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम है, एंड दिस इज माय ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। इसके बियॉन्ड अगर आप डेट को लेके आएंगे तो क्या होगा, ओवरऑल कॉस्ट आपकी इंक्रीज होती चली जाएगी। तो कुछ एमसीक्यूज कवर अप करते हैं। पहला क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। Okay, so capital structure refers to long-term debt, preferred stock, and common stock equity. Next question. ओके, सो एनओआई अप्रोच जो है हमारी इररिलेवेंट अप्रोच थी, जो क्या बोलती थी कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कांस्टेंट रहता है, आप जो भी चेंजेस करिए लेवरेज के अंदर। लेवरेज वो यह मींस डेट, आप डेट को इंक्रीज करेंगे तो इक्विटी शेयर होल्डर्स डिमांड करने लग जाएंगे, और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका कांस्टेंट रहेगा नो मैटर व्हाट। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो ट्रेडिशनल अप्रोच जो कि एजरा सोलोमन ने दी थी, वो क्या कहती थी कि एक ऑप्टिमम पॉइंट है कैपिटल स्ट्रक्चर का, जहाँ पे आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका सबसे ज़्यादा कम रहता है, और इसके बियॉन्ड अगर आप डेट इंक्रीज करते हैं तो व्हाट हैपेंस, ये जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कर्व है ये आपका ऊपर की तरफ जाता है। यू शेप्ड कर्व यहाँ पे आपका बनता है। यू शेप का मतलब ये जो मिनिमम वाला पॉइंट है आपका, दिस इज ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। इसके बियॉन्ड कॉस्ट इंक्रीज होगी और इसके इधर भी कॉस्ट इंक्रीज रहेगी, केवल ये पॉइंट के ऊपर मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका रहता है एजरा सोलोमन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन इज सेइंग टू फर्म्स दैट आर वर्चुअली आइडेंटिकल एक्सेप्ट फॉर देयर कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी दो फर्म्स हैं जो कि एक जैसी हैं कैपेसिटी के टर्म्स में, अगर आप देखें अर्निंग कैपेसिटी वगैरह के टर्म्स में सेम है, बस कैपिटल स्ट्रक्चर अलग अलग है। यानी कि इनको भी 40 लाख की रिक्वायरमेंट है, इनको भी 40 लाख की रिक्वायरमेंट है, दोनों का अर्निंग कैपेसिटी सेम है, बस इन्होंने वो 40 लाख अलग अलग सोर्सेज से लेके रखा है, और जो दूसरी फॉर्म है उसने अलग अलग सोर्सेज से लेकर, यानी कैपिटल स्ट्रक्चर अलग है। तो अकॉर्डिंग टू MM व्हाट विल हैपन, दिस विल नॉट कंटिन्यू बिकॉज आर्बिट्रेज अप्लाई करेगा, विल
will eventually cause the firms to sell at the same value. अब in this particular situation होगा क्या कि अगर इनका एक पर्टिकुलर चीज़ सस्ता है और इनका एक पर्टिकुलर चीज़ महंगा है या ऐसा कुछ भी सिचुएशन अराइज करेगा, तो होगा क्या कि जो लोग कम प्राइसेस पे है, कम प्राइसेस पे हम परचेज करने लग जाएंगे और ज़्यादा प्राइस वाला पे जो है हम लोग सेल करने लग जाएंगे ज़्यादा प्राइस वाली चीज़ों को, है ना. अगर आपके पास में कोई स्टॉक है, मान लीजिए कोई शेयर है, उसके प्राइसेस इंक्रीज कर जाते हैं तो आप उसको सेल करने लग जाएंगे. कोई भी ज़्यादा प्राइसेस पे स्टॉक्स को खरीदता नहीं है, हमेशा सेल करने की कोशिश करता है और कम प्राइसेस पे हम लोग चीज़ें खरीदने की कोशिश करते हैं. तो व्हाट विल हैपन, आपका सारा चीज़ें बैलेंस होनी स्टार्ट हो जाएंगी. ये बोला था एमएम ने, यही इन्होंने आर्बिट्रेज अप्रोच बोली थी, यही इन्होंने आर्बिट्रेज के थ्रू समझाया था अपना. नेक्स्ट क्वेश्चन. The preposition that the value of the firm is independent. अच्छा, इंडिपेंडेंट है यानी कि डिपेंड नहीं कर रही है. इंडिपेंडेंट का मतलब डिपेंड नहीं कर रही है का मतलब इररिलेवेंट है. ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर यानी कैपिटल स्ट्रक्चर और वैल्यू ऑफ द फर्म का कोई लेना देना नहीं है. किसने बोला था इन्होंने, कहाँ पे बोला इन्होंने, प्रेपोजिशन 1 के अंदर बोला था. प्रेपोजिशन 1 जिसको इन्होंने किसको फॉलो किया था, NOI अप्रोच को फॉलो किया था, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच. प्रेपोजिशन 2 में NI को फॉलो किया था, दैट वाज आपकी रिलेवेंट अप्रोच जब इन्होंने टैक्सेस को कंसिडर किया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. फर्म्स कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू मिक्स ऑफ डेट इक्विटी, जो कि हम लोग अपने फर्म के असेट्स को फाइनेंस करने के लिए लाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म सोर्सेस सारी की सारी आपकी. दैट इज व्हाट आपका कैपिटल स्ट्रक्चर इज. नेक्स्ट क्वेश्चन. तो जनरल रूल फॉर मैनेजर्स टू फॉलो इज टू सेट द फर्म्स कैपिटल स्ट्रक्चर. ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर आपको चाहिए जहां पे फर्म की वैल्यू मैक्सिमाइज हो जाए और कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमाइज हो जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मैनेजर शुड अटेम्प्ट टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ द फर्म बाय. फर्म की वैल्यू मैक्सिमाइज कैसे करेंगे हम, बाय चेंजिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर. इफ एंड ओनली इफ, हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को तब ही चेंज करेंगे जब वैल्यू फर्म की इंक्रीज कर रही है. एज सिंपल एज दैट. अगर हमको अपना वैल्यू फर्म का मैक्सिमाइज करना है तो हम कैपिटल स्ट्रक्चर तभी ना चेंज करेंगे जब मेरी फर्म की वैल्यू इंक्रीज कर रही होगी, अदरवाइज हम क्यों चेंज करेंगे. पहले ही पॉइंट के अंदर आंसर लिखा है. दूसरे पॉइंट के अंदर अगर हम देखें क्या लिखा है, चार्जिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर, सॉरी चेंजिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर जब वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीजेज टू द बेनिफिट्स टू इनसाइड मैनेजमेंट. हमको इनसाइड मैनेजमेंट को बेनिफिट्स नहीं प्रोवाइड करना, फर्म की वैल्यू इंक्रीज करनी है, इनसाइड मैनेजमेंट से अपने को लेना देना नहीं. हटा देंगे. क्या लिखा है ऑप्शन नंबर सी में, चेंजिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर इफ एंड ओनली इफ द वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीजेज ओनली टू दी बेनिफिट्स टू डेट होल्डर. भाई हम केवल क्यों डेट होल्डर्स के बारे में सोचेंगे, हम तो शेयर होल्डर्स के बारे में भी सोचेंगे, केवल डेट होल्डर्स के बारे में क्यों सोचना. ऑप्शन सी देखते हैं क्या कह रहा है, चेंजिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर इफ एंड ओनली इफ द वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीजेज ऑल्दो इट डिक्रीजेज शेयर होल्डर्स वैल्यू. यार यहाँ तो स्टॉक होल्डर की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, क्यों करेंगे यार, बेचारों के साथ में स्टॉक होल्डर की वैल्यू डिक्रीज कर दें तो फर्म की वैल्यू कैसे इंक्रीज करेगी फिर, अगर मेरे स्टॉक होल्डर की वैल्यू डिक्लाइन कर रही है तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दे दिया, हटा दिया इसको भी हमने. लास्ट पॉइंट देखेंगे क्या लिखा है, चेंजिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर इफ एंड ओनली इफ द वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीजेज एंड स्टॉक होल्डर की वेल्थ कांस्टेंट है. तो चेंज ही क्यों करेंगे जब उनकी वेल्थ ही कांस्टेंट रह रही है आपकी, चेंज ही क्यों करना है आपका, जब वो कांस्टेंट ही रह रही है तो हम क्यों चेंज करेंगे फिर. सीधे सीधे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर. किसी में डिक्लाइन करने की बात हो रहा है, किसी में केवल एक ही सेक्ट की बात कर रहा है, केवल डेट होल्डर्स की बात कर रहा है, किसी में कांस्टेंट रख रहा है, तो बाकी सारे ऑप्शंस आपके गलत. ऑप्शन नंबर ए इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर ओवर हियर.
सो दैट्स इट फॉर टुडे। होपफुली आपको कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटलाइजेशन के कॉन्सेप्ट्स जो है वो समझ में आए होंगे। सो विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, टेक केयर।